जैसा कि आप जानते हैं कि जब से एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, बहुत लोगों का कहना है कि रिवाइज रिजल्ट करो, बहुत लोगों का कहना है कि सही रिजल्ट है, बहुत तरह के कमेंट हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन जो दिया गया था, जो रूल होती है, जो जिसके अनुसार से जारी अपॉइंटमेंट होती है, क्या उसके अनुसार से रिजल्ट वैलिड है कि इनवैलिड है। सबसे पहले तो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन नंबर 13 में दो एग्जाम में शिफ्ट होने थे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो कि दिया गया था कि कॉमन होगा, ठीक है। सीबीटी 2 जैसे कि सेपरेट उसमें दिया गया है, सारी चीजें लिखे गई है, ये सारे लोग जानते थे, ठीक है। अब देखिए कि सीबीटी 1 जो कॉमन था, तो कुछ लोगों का इस पे डाउट है कि कॉमन कैसे हो सकता है, इंटर लेवल की वैकेंसी है और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, तो कॉमन क्यों एग्जाम लेना है इसके लिए। तो सबसे पहले एक मैं अपना राय देना चाहता हूं और आरआरबी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका लेके आया है। ये कैसे है हम खुद जानते हैं, इसमें ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, इंटर के लिए, ग्रेजुएशन के लिए और आरआरबी के लिए भी है। सबसे पहली बात कि इसमें पहले क्या होता था कि इंटर लेवल की जो वैकेंसी आती थी वो सेपरेट होती थी, ग्रेजुएशन की वैकेंसी आती थी वो भी सेपरेट होती थी। तो क्या होता था कि जो इंटर लेवल की वैकेंसी है उसमें इंटर और ग्रेजुएट दोनों बैठते थे। होता ये था कि ग्रेजुएट वाले सीट ज्यादातर ले जाते थे, और ये फैक्ट है कि ग्रेजुएट वाले मतलब ले जाते थे। फिर क्या होता था, फिर जब ग्रेजुएशन की वैकेंसी आती थी तो वो इंटर लेवल वाले जॉब से रिजाइन करके ग्रेजुएट वाले में ज्वाइन करते थे, जिससे क्या होती थी कि वहां पे रिजिग्नेशन के कारण जॉब वैकेंट रह जाती थी, सीटें खाली रहती थी, जिससे आरआरबी को भी परेशानी हो रही है कि उसका काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज कि जब वैकेंसी खाली वहां पे पड़ी हुई है और यहाँ पे जो एग्जाम हुआ वहां पे बच्चे को पर्याप्त ये मौका नहीं मिला, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दोनों का कंबाइन होगा, तो जो मेरिट बनेगा उसमें इंटर वाले को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ग्रेजुएट वाले जो बच्चे हैं वो अब इंटर वाले में अगर एलिजिबल हैं तो हैं, अगर वो ग्रेजुएट वाले में एलिजिबल हैं तो वो ग्रेजुएट वाले ले जाएंगे सीट, और इंटर वालों को ये मौका मिल जाएगा वो सीट लेने का। सेकंड चीज, ये कॉमन एग्जाम होने से ये है कि इसमें आपको बार 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 जॉब के लिए देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई ग्रेजुएट लड़का वो इंटर का आया, उसमें भी एग्जाम दिया, ग्रेजुएट का आया उसमें भी दिया, उसमें भी फॉर्म लगा, उसमें भी पैसा दिया, फिर पेपर देने गया, चार चार पेपर दिया, दो इंटर का दो ग्रेजुएट का। तो ये सारी पैसे की बचत, समय की बचत हुई, और आरआरबी का भी इसमें समय बचा कि बार बार उसको एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना पड़ेगा। तीसरी और सबसे बड़ी मेरे हिसाब से ये चीज है कि इसमें जैसे भी हमारा एग्जाम आता है तो हमारी क्या माइंड सेट होती है कि हम कोर्स खरीदने लगते हैं कि कोर्स ले ले, अभी एग्जाम 3 महीने हैं, कुछ अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस चीज से, जो बार बार एग्जाम होने वाली चीज से, अगर एक एग्जाम हो रहा है तो कोचिंग जो माफिया चला रहे हैं, जो कोर्स बेच बेच के कटा के कम, उनके ऊपर एक लगाम लगेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई कि सीट आपको हो जाएगा ये, और सीट वैकेंट नहीं रहेगी, आरआरबी का टाइम बचेगा और बच्चों का पैसा और समय, सारा चीज बचेगा। मतलब दोनों तरह से, तीनों तरह से विन विन सिचुएशन है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि विन विन सिचुएशन है तो हम कैसे माने कि 12th वालों का इसमें शोषण नहीं हुआ है, क्योंकि कॉमन एग्जाम है, क्वेश्चन सेम है दोनों के लिए। कुछ लोगों का डाउट है कि 12th वालों के साथ शोषण हुआ है क्योंकि ग्रेजुएट वाले ही इसमें बैठ गए हैं। तो देखिए, आरआरबी ने पारा 13/6 में लिखा था कि जो सीबीटी 1 एग्जाम होगा वो 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जब 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें ग्रेजुएट वाले भी उतना ही कैपेबल होंगे, 12th वाले भी उतना ही कैपेबल होंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि 12th लेवल के साथ धोखाधड़ी हुआ है या कोई शोषण हुआ है। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि कैसे माने कि 12th लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे ही कह देने से थोड़ी ना हो जाता है। तो देखिए, इसके दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है कि जो सीबीटी 1 का कटअप गया है, मैक्सिमम जो कटअप गया वो 90+ गया है। 90+ जाने का साफ साफ मतलब होता है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जो लेवल होता है, वो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। इसीलिए सारे लोगों ने 90+ मतलब कटअप गया है, ठीक है, 90 मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट किए हैं। और दूसरी ये चीज है कि जो इसमें क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन है, आपको 90 मिनट में सॉल्व करने थे।
ठीक है। जबकि वहीं CBT2 में जो एग्जाम होगा आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 90 मिनट में। तो एक तरह से देखिए तो ये 100 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, तो इजी तो है, कटअप भी गया है, हाई है। तो ये शोषण वाली कोई बात नहीं है, ये सारी भ्रम है। और ये जो कॉमन एग्जाम है बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है, और इसमें 12th वालों का भी ख्याल रखा गया है। सेकंड चीज, अब लोग आते हैं कि ये एग्जाम होने के बाद CBT2 होना है। CBT2 में नोटिफिकेशन में क्लियरली 2 जगह मेंशन किया हुआ है, एक 13/6 में और एक 13/2 में। ठीक है कि 2 जैसे कि हर एक जो लेवल वाइज एग्जाम्स है, मान लीजिए कोई पोस्ट है लेवल वाइज, तो उस पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट एग्जाम्स होंगे CBT2। चूंकि CBT1 स्क्रीनिंग है, तो इसमें इस चीज का नहीं ध्यान दिया गया कि किस लेवल का पोस्ट है, कैसा पोस्ट है, उसकी डिफिकल्टी कैसी होगी। ठीक है, और CBT2 से ही मेरिट बनना है, इसीलिए ग्रेजुएट वालों का जो एग्जाम है उसको डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ा दी जाएगी। मान लीजिए कि ग्रुप डी का जॉब होना है, तो ग्रुप डी के आसान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और UPSC का होना है तो उसकी अलग पैटर्न है। हर एक जॉब प्रोफाइल की अलग डिमांड होती है। अब मान लीजिए इसी में है लेवल 2 का जो जॉब है, इसमें लेवल 2 का जो LDC लेवल की जॉब है, क्लर्कियल जॉब है, वो भी लो क्लर्कियल जॉब है। जबकि लेवल 6 की जॉब है जो स्टेशन मास्टर कहते हैं या CA है, तो वो ऑफिसर लेवल की जॉब है। अब हम एक एग्जाम कंडक्ट करके ये दोनों का एग्जाम मतलब ये सिलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा ऑफिसर लेवल का वो ये क्वालिटी चाहिए वो CBT2 लेवल के एग्जाम कंडक्ट करने से हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए सेपरेट एग्जाम्स लेने की इसमें जो भी दिया गया है, CBT2 सेपरेट एग्जाम की दिया गया है। ठीक है, जैसे कि और इसमें क्या होगा कि सेपरेट एग्जाम होगा, तो जो लेवल 6 के पेपर्स होंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे लेवल 5 के बनस्पत, और जो लेवल 5 का होगा वो 4 के बनस्पत डिफिकल्ट होगा। ऐसे ही ग्रेडेड डिफिकल्टी की वहां पे ये पेपर्स लिए जाएंगे, ताकि जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी उस जॉब के हिसाब से मिल सके। अब तक हमने देखा कि CBT1 कॉमन होना था, CBT2 के लिए सेपरेट एग्जाम्स होने थे, और अब प्रश्न उठता है कि कितने गुने CBT2 में बच्चों को बुलाया जाता। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के पारा नंबर 13/2 में लिखा हुआ है कि 20 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज पोस्ट्स, जितने भी पोस्ट होंगे किसी लेवल पर्टिकुलर लेवल में, उसके 20 टाइम्स, उसके 20 गुना CBT2 में बुलाए जाएंगे। जैसे कि लेवल 2 का जॉब है, जो लेवल 3, ये दोनों इंटर लेवल की जॉब्स हैं, तो इसमें सीट्स थी 5663, इसमें 20 से गुना करें तो इतने कैंडिडेट्स का इस लेवल के लिए एग्जाम्स होने थे CBT2 के लिए। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली इतना का 20 गुना इतना, और सारा कैलकुलेट करने पे 7 लाख बच्चों का आ रहा था। अब ये तो सारा चीज रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो जो रूल में लिखा है पोस्ट वाइज, पोस्ट जितना है उसका 20 गुना, ऐसा सब हो रहा था। बट कुछ लोग अब टीचर कहें या क्या कहें, यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं कि ये कॉमन एग्जाम्स, मतलब एक ही कैंडिडेट का इसमें भी सिलेक्शन हो गया है, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। सपोज मैं कहीं पर्टिकुलर लेवल 5 में जॉब करता हूँ, मैंने अप्लाई किया, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 6 को डाला, तो मैं केवल लेवल 6 में शॉर्ट लिस्ट होऊंगा। ठीक है, अगर मैं ग्रेजुएट हूँ और कहीं जॉब नहीं करता, अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं सारे जॉब्स में प्रेफरेंस डाल रहा हूँ, इसको भी प्रेफरेंस कर दे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो अगर मैं इन सारे का कटअप पार करता हूँ तो क्या मुझे एक ही पेपर देना दिया जाएगा या सारे देने दिया जाएगा? क्योंकि मैंने सारे में अपना पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, अप्लाई किया है, तो मैं इस सारे का कैंडिडेट हुआ ना। तो इसीलिए एक स्टूडेंट मल्टीपल पोस्ट का कैंडिडेट हो सकता है, इसीलिए उसका 2 जगह 3 जगह जो भी कटअप पार करेगा उतना रिजल्ट आ सकता है।
तो इसमें यूनिक कैंडिडेट और इस ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है नोटिफिकेशन में, और 20 टाइम्स लिखा है। फिर बात आती है कि कुछ लोग इसको मुद्दा बना दिए हैं कि 7 लाख यूनिक दो। अब मान के चलो कि 7 लाख यूनिक ही हम दे दिए, ठीक है, 7 लाख बच्चा यूनिक दे दिए, तो आप क्या बताइए कि 7 लाख इसमें बैठेगा कि इसमें बैठेगा कि इसमें बैठेगा? 7 लाख जब यूनिक है तो वो किसी में तो बैठेगा, किसी का कटअप तो पार करेगा। तो जो मान लीजिए कि इसमें अगर 161 सीट है लेवल 4 में, क्या इसमें 7 लाख स्टूडेंट बैठेगा? ये CBT 2 है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट में 7 लाख नहीं, उतना ही पेयर होते हैं सब 161 सीट के लिए। तो इसको बच्चों को गुमराह किया गया है। वही बात बता रहा था कि ये बोला गया कि एक स्टूडेंट का बहुत जगह रोल नंबर हो गया है, जो कि गलत है, जो कि नियमानुकूल। चूंकि मैंने ये सारे पोस्ट में प्रेफरेंस डाला है, अप्लाई किया है, तो मैं नियमानुसार अगर क्लियर कटअप कर रहा हूँ तो नियमानुसार मुझे सारे पोस्ट में मिलना चाहिए एग्जाम देने का मौका। सपोज अगर मान लो कि ऐसा रूल आ जाता है कि लेवल 5 में ही तुम दे सकते हो, 6 में दे सकते हो, कोई एक में, इसमें नहीं हुआ, इसमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, तो फिर मेरा क्या होगा? तो इसलिए एक कैंडिडेट अगर एलिजिबल है, अगर कटअप पार कर रहा है, तो वो मल्टीपल में जा सकता है, ठीक है। इसका कारण भी बता दिया गया। अब दिक्कत यह है कि लोग बोल रहे हैं कि ये अजीब सा, मतलब अजूबा तरीका खोजा गया है, तो कोई अजूबा तरीका नहीं है। सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है कंडक्ट कराने की, संवैधानिक संस्था है। वो सिविल सर्विसेज का और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स जो कि कॉमन लेती है, जैसे इसमें CBT 1 हम लोग कॉमन दिए थे, ठीक है, और उसके बेसिस पे जितना फॉरेस्ट सर्विस में कटअप रहता है उसके हिसाब से वो कटअप डिसाइड करती है, और फिर सिविल सर्विसेज का कटअप डिसाइड करती है। और जो स्टूडेंट ये दोनों में से ज्यादा जिनका होता है, उस दोनों में सिलेक्शन होता है, दोनों का वो अलग अलग मेंस देते हैं। जैसे इसमें दोनों का CBT 2 अलग अलग एक ही कैंडिडेट देगा, वैसे ही इसमें भी होगा। ठीक वैसे ही RRB JEE में भी खुद RRB ने ही कंडक्ट कराया, 2018 में वैकेंसी आई थी, उसमें JEE में ही अगर कुछ बच्चे ज्यादा मार्क्स लाते थे तो वो सारे पोस्ट, सारे कैटेगरी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हुए थे, और एग्जाम भी स्मूथली हुआ, अपॉइंटमेंट भी हुई है। इसमें कोई ये नहीं, मतलब शंका ही नहीं है कि जैसे कि यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि यूनिक होना चाहिए, यूनिक, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि पोस्ट, ठीक है, ये चीज। दूसरी बात कि फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा हुआ कि कोई 4 पेपर दिया, 5 पेपर दिया, और किसी एक 5 में उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्या सीट वैकेंट रह जाएगी? ठीक वैसा ही इसमें है कि देखिए CBT 2 में 20 गुना बैठ रहा है स्टूडेंट, तो अगर उसका एक जगह सिलेक्शन होता है तो उसके उस मेरिट बनाने के टाइम में उसका मेरिट पूछ लिया जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो। जैसे ही वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल देता है कि मुझे ये चाहिए, उसके नीचे वो पास हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो उसके लिए इनएलिजिबल हो जाएगा, वो उसको नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट मेरिट वालों को वो पोस्ट दिया जाएगा। तो इसमें कोई वैकेंट रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इनफैक्ट ये वैकेंट के लिए ही तो इंटर, और वैकेंट ना रहे इसके लिए इंटर और ग्रेजुएशन को मर्ज किया गया है कि सीटें पहले वैकेंट रह जाती थी, इंटर वालों में ग्रेजुएट वाले पास होके फिर इंटर वाले में ग्रेजुएट वाले में पास होते थे तो रिजाइन करके चले जाते थे, इसी के लिए। तो इसमें कोई वैकेंट होने की ये गुंजाइश ही नहीं है, और सारा चीज टू द प्रोसेस, टू द रूल, टू द नोटिफिकेशन, सारा चीज नोटिफिकेशन के अनुसार। जैसा कि हमने देखा कि सारा चीज नोटिफिकेशन के हिसाब से हुआ है, सारा चीज लीगली हुआ है, सारा चीज प्रोसेस के हिसाब से हुआ है, लेकिन कुछ टीचर्स के द्वारा बच्चों को बहकाया गया और बोला गया कि ये गलत चीज हुआ है और यूनिक रोल नंबर होना चाहिए, जो कि यूनिक रोल नंबर होना, हमने देखा कैसे यूनिक रोल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक आदमी 5-5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो 5 एग्जाम देगा ना, एक एग्जाम उसको देने और बाकी एग्जाम देने से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम देख लिया कि 7 लाख यूनिक रोल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दिया भी जाता है तो ये इलीगली होगा, ये लीगल नहीं होगा, ठीक है।
अब देखते हैं कि क्या पॉसिबल है ऐसा करना। अगर ऐसे डायरेक्टली दे दिया जाता है कि 7 लाख यूनिक रोल नंबर, तो पॉसिबल दो ही केस में है। एक तो क्या किया जाए कि होल एडवर्टीजमेंट को ही कैंसिल कर दिया जाए और फिर से नोटिफाई किया जाए वैकेंसी को, जो कि ऑब्वियसली एग्जाम्स कंडक्ट हो गए तो ये होने नहीं जा रहा, बट एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये चीज हो जाए, कि कैंसिल कर दिया जाए एडवर्टीजमेंट को और फिर से उसको सारा रूल बदल के, सारा रूल चेंज करके, इन लोग का जैसे कहना है कि 7 लाख यूनिक हो, उसमें लिखा जाए कि 7 लाख यूनिक रोल नंबर होगा और एक CBT2 होगा, सबका कंबाइन CBT2 होगा। तो उन लोगों का अगर आप RRB अगर मांग मांगती है तो कैंसिल करना पड़ेगा। या दूसरा चीज हो सकता है कि नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव कर दे। नोटिफिकेशन में बदलाव इन द सेंस कि अमेंडमेंट कर दे नोटिफिकेशन में, कि जो मैंने लिखा था कि 20 गुना उसको 30 गुना कर देंगे, 40 गुना कर देंगे, या फिर मैं जो CBT2 सेपरेट लेने का बोला था उसको सिंगल पेपर कर देंगे, जो कि हम लोग देख चुके हैं वो सिंगल पेपर और सेपरेट पेपर का बेनिफिट क्या है और क्यों लिया गया है उसको। तो देखिए, अगर अमेंडमेंट होती है तो ये चीज लीगल इशू हो जाएगी, ठीक है। जब गेम शुरू होता है तो गेम का रूल आप बाद में बीच में नहीं बदल सकते। अगर गेम चल रहा है ये गेम का रूल बीच में नहीं बदल सकते हैं, ये ईगली इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट हो गया है, रिजल्ट पब्लिश हो गया है, इसलिए आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में रूल चेंज करना इनवैलिड एज पर द लॉ, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि एक टर्म होता है रेट्रोस्पेक्टिव टर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कोई क्राइम कल किया और उसी क्राइम को लॉ बना के आज उस पे लॉ बन गया कि ये करना एक क्राइम है, तो जो मैंने कल वो क्राइम किया था तो आज वह क्रिमिनल नहीं कहलाऊंगा लॉ के बाद, वो लॉ आज से ही लागू होला, वो बैक डेट में जाके लागू नहीं हो सकता। इसी को बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली। चूंकि रिजल्ट पब्लिश हो गया है, नोटिफिकेशन में जैसा कहा गया था पोस्ट वाइज 20 टाइम्स कैंडिडेट, वैसा हुआ है और आप अमेंड कर रहे हैं तो वो इनएप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिवली उस चीज को लागू नहीं कर सकते हैं। पेपर हो गया है, रिजल्ट पब्लिश हो गया है, ये और अगर जबरदस्ती से अगर कोई कराना भी चाहे तो वो फिर तो लिटिगेशन का मामला हो जाता है, कोर्ट केस, और लीगलिटी चेक होने लगेगी कि क्या ये किया जाना उचित था या हो सकता था, लीगली हो सकता था कि नहीं हो सकता था। दूसरी चीज कि आपने तो मान लीजिए कि इन लोगों के मतलब हुड़दंग में या कुछ में अमेंडमेंट कर दिया, अपने से कुछ भी कर दिया कि भाई 7 लाख लेंगे, यूनिक रोल नंबर कर लिया आपने, उनका क्या? तो वो जो CBT2 में ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उनका अगर मान लीजिए कि पहले सिलेक्शन होने का चांस 50% था, क्योंकि 3.5 से 7 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे तो उनकी सिलेक्शन की प्रायोरिटी हो जाएगी 25%, सीधे आधी हो जाएगी उनकी सिलेक्शन की प्रायोरिटी। तो वो क्या करेंगे, वो लीगलिटी के तौर पे जाएंगे कोर्ट में और अमेंडमेंट पे केस हो जाएगा, फिर लिटिगेशन चलेगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप पब्लिश नहीं कर सकते हो और फिर लिटिगेशन का मामला होगा। और इससे एक और आयोग को या गवर्नमेंट को एक और ये होगी कि आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि कोई भी लीगली काम हो रहा है उसको कोई भी आएगा, धरना प्रदर्शन देगा और उसको अमेंड करवा के अपने मन मुताबिक नॉर्मलाइजेशन को अमेंड करवा देगा, नॉर्मलाइजेशन हटवा देगा, आप वैकेंसी को 10 गुना से जगह 20 गुना कर दो, ऐसा कर देगा, कोई भी कर सकता है। तो इस चीज को, इस बॉक्स ऑफ पेंडोरा जो खोला ये हो जाएगा कि खुल जाएगा, वो फिर स्टूडेंट आएंगे कि ग्रुप डी में ये करो वो करो, NTPC में ये करो वो करो। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए, लीगलिटी को ध्यान में रखते हुए, जो भी RRB की कमेटी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी नोटिफिकेशन में चीजें हैं, जो भी लीगल चीजें हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाए और ये सारी चीजें की जाए। दूसरी बात की I will request the RRB committee to take action against those YouTubers
who have propagated this propaganda कि इंटर के साथ ये हुआ है, मतलब कि ये इंटर के साथ ग्रेजुएशन को मिला दिया है, तो उनके साथ ये मतलब उनको हक मारा गया है। जबकि वही यूट्यूबर्स बताते हैं कि 90+ कटअप गया है, 90+ कटअप गया है। इसका क्या मतलब है कि CBT 1 में क्वेश्चन का लेवल इजी था, क्वेश्चन का लेवल इंटर लेवल का था। तो जब इंटर लेवल का ही क्वेश्चन था तो इंटर का ग्रेजुएशन के साथ कंबाइन एग्जाम लेके हक कैसे मारा गया? उनकी ही यूट्यूबर्स की बातों में कंट्राडिक्शन है। सेकेंड कंट्राडिक्शन है कि वो 7 लाख बोल रहे हैं, 7 लाख यूनिक। क्या 7 लाख यूनिक कैंडिडेट 161 पोस्ट लेवल 4 का है उसमें बैठेंगे? वो भी CBT 2? ये स्क्रीनिंग टेस्ट थोड़ी ना है कि 7 लाख बैठेंगे। वही सब चीज़ों को देखते हुए नोटिफिकेशन के हिसाब से जो चीज़ें हुई है, यूट्यूबर्स ने खोज खोज के उस चीज़ को उजागर किया है और लड़कों को भड़काने का काम किया है। उस चीज़ पे एक्शन लिया जाए और जो भी एज पर द रूल है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर द सैंक्टिटी ऑफ द नोटिफिकेशन है, सैंक्टिटी ऑफ द नोटिफिकेशन शुड बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट।